Students, in this video we will discuss notebook work of chapter number 3, Glimpses of the Past. So first of all, you have to make a picture on your own. Second, hard words. First, clarify means refine, किसी चीज़ को साफ करना. Second, rivalries. It means competitors और ऐसे कोई पर्सन जो किसी कंपटीशन में कॉम्पीट करता हो. Third, manufactured. It means to bake something in large quantities using machines. मशीन के थ्रू लार्ज क्वांटिटी में किसी चीज़ को बनाना. Achievements. It means something you have done successfully through hard work. हार्ड वर्क के थ्रू किसी चीज़ को अचीव करना या फिर किसी चीज़ को अच्छे तरीके से करना, सक्सेसफुली करना, दैट वन इज़ अचीवमेंट्स. फिफ्थ, रेगुलेशन. एन ऑफिशियल रूल दैट कंट्रोल्स हाउ समथिंग इज़ डन. एक ऐसा रूल जो कंट्रोल करता हो कि कोई चीज़ कैसे होनी है. सिक्स्थ, इंटेलेक्चुअल्स. पर्सन्स हु एन्जॉय थिंकिंग डीपली अबाउट थिंग्स. ऐसे लोग जो किसी चीज़ के बारे में डीपली सोचते हैं. सेवेंथ, सेपॉइज. इट मीन्स सोल्जर्स, सिपाही. एट्थ, रिबेलियन मीन्स इट मीन्स द एक्शन ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ऑथोरिटी. किसी ऑथोरिटी के अगेंस्ट लड़ना. नाइन्थ, सुपरस्टिशंस. अ बिलीव दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रीज़न. ऐसा विश्वास, ऐसा थॉट जो किसी रीज़न पर बेस्ड नहीं होता है. टेंथ, ऑपरेशन. इट मीन्स द एक्सरसाइज ऑफ ऑथोरिटी और पावर इन अ बर्डनसम क्रूएल मैनर. किसी रूल को फॉलो करवाना या तो किसी पर जोर ज़बरदस्ती करवा कर या किसी को टॉर्चर कर कर. नेक्स्ट, सी वर्ड मीनिंग्स. Glimpses. A very quick and not complete view of something, somebody. एक ऐसी झलक जिससे हम किसी को साफ तरीके से नहीं देख सकते हैं. और इन शॉर्ट यू कैन से छोटी सी, जल्दी से कोई छोटी सी झलक. Conquests. Assumption of control of a place or people by military force. मिलिट्री फोर्स के थ्रू किसी जगह पर किसी प्लेस को कंट्रोल करना. Preached. टू गिव अ टॉक ऑन अ रिलीजियस सब्जेक्ट. किसी रिलीजियस सब्जेक्ट पर कोई उपदेश देना. रुइनिंग. टू कॉज समबडी टू लॉस ऑल हिज हर मनी, होप और बीइंग सक्सेसफुल. रुइन मीन्स बर्बाद कर देना. किसी के होप को, किसी के पैसे को या फिर किसी के सफल होने की उम्मीद को लॉस कर देना. ऑपरेस. टू बर्डन विथ क्रूएल और अनजस्ट इम्पोजिशंस. किसी पर दबाव डालना बहुत ही क्रूर तरीके से, बहुत ही क्रूएल मैनर वे में. नेक्स्ट, इन डी यू हैव टू मेक सेंटेंसेस विद द वर्ड्स गिवन हियर. रिकॉल मीन्स रिमाइंड, किसी चीज़ को दोबारा याद करना. एक्सटेंडिंग, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना. स्कॉन्ड, किसी चीज़ को तिरस्कार करना या फिर अपोज करना, रिजेक्ट करना. फोर्थ, ओपिनियंस मीन्स थॉट्स, व्यूज़, अपनी राय. फिफ्थ, पपेट्स. पपेट्स मीन्स कठपुतली. ई, सिनोनिम्स यू हैव टू डू. फर्स्ट वन इज क्लैरिफाई, किसी चीज़ को साफ करना, एंड इट्स सिनोनिम इज रिफाइन. सेकेंड, कॉन्स्टेंट, लगातार, एंड इट्स सिनोनिम इज कंटिन्यूअस. थर्ड, अबैंडन, किसी चीज़ को छोड़ देना, इट्स सिनोनिम इज लीव. फोर्थ, अट्रैक्टेड, आकर्षित करना, और एंड इट्स सिनोनिम इज टेम्प्टेड और लर्ड. मीन्स किसी चीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट करना. क्वेश्चन नंबर ई, एंटोनिम्स. फर्स्ट, स्लेव्स, गुलाम, फ्रीमैन जो आज़ादी से घूमते हैं. सेकेंड, क्रिपल, बहुत ही टूटी फूटी हालत में, और यू कैन से क्षतिग्रस्त हो जाना. एंड इट्स एंटोनिम इज सपोर्ट, किसी को सपोर्ट करना या फिर उसको रिपेयर, ठीक करना. थर्ड, प्रैक्टिकल, व्यावहारिक, जिसको हम अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं. एंड थ्योरेटिकल, जो सिर्फ
आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स पर डिपेंडेंट होती है, ये प्रैक्टिकल नहीं होती है, ये सिर्फ प्रिंसिपल्स और लॉज में ही रह जाती है। फोर्थ, फॉरेनर, जो अदर कंट्रीज़ का हो, एंड नेटिव, मूल निवासी, किसी ऐसा पर्सन जिसका जन्म वहीं पर हुआ हो। नेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर्स। Look at picture first and recall the opening lines of the opening songs in Hindi. Who is the singer? Who else do you see in this picture? Answer, the original song is ऐ मेरी वतन के लोगों. The singer is लता मंगेशकर. As we know very well, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये सॉन्ग लता मंगेशकर ने गाया था, ऐ मेरी वतन के लोगों। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी आर ऑल्सो सीन इन दिस पिक्चर। इन पिक्चर में ये सारे लोग फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो भी दिख रहे हैं। इन पिक्चर नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपनी सुपीरियर वेपन्स? पिक्चर 2 में कंपनी यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी की बात हो रही है, एंड उसके सुपीरियर वेपन से हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं? द कंपनी सुपीरियर वेपन्स मीन ऑल देयर विट्स मीन बुद्धि, स्ट्रेंथ, ताकत, रूल्स, उनके जो रूल्स रेगुलेशंस थे उनसे हम एम्प्लॉय करते हैं, और ये सारे उनके सुपीरियर वेपन्स थे। हु इज़ एन आर्टिशन? वाई डू यू थिंक द आर्टिशन सफर्ड? आर्टिशंस कौन थे और उन्होंने सफ़र क्यों किया, ऐसे क्या कंडीशंस आई? एन आर्टिसन इज अ स्किल्ड मैनुअल वर्कर हु क्राफ्ट्स आइटम दैट मे बी फंक्शनल और स्ट्रिक्टली डेकोरेटिव। आर्टिशन ऐसा स्किल्ड पर्सन होता है जो किसी क्राफ्ट आइटम को बनाता है जो डेकोरेटिव भी हो सकती है या फिर वो काम करने वाली ऐसी कोई चीज़ भी हो सकती है। The artisans suffered because the British were extracting very high taxes from them. आर्टिसंस इसलिए सफ़र हुए क्योंकि ब्रिटिश जो थी वो बहुत ज़्यादा उनसे टैक्सेस ले रही थी, विच ruined them economically, जो उनको इकोनॉमिकली बर्बाद कर रही थी। जितना वो कमाते नहीं थे उससे ज़्यादा उनको टैक्स पे करना पड़ रहा था। मोर ओवर, मशीन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन वर सोल्ड एक्सटेंसिवली विच ruined द बिजनेस ऑफ द आर्टिसंस हैंडमेड गुड्स। और इससे ज़्यादा क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे वो अपने ब्रिटेन से मशीन से बनाई हुई चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे थे इंडिया में, जिससे उनके बिजनेस जो हैंडीक्राफ्ट्स मैन थे उनकी बिजनेस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था, क्योंकि उनकी हैंडमेड चीज़ को कोई भी नहीं खरीदता था। विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट? ऐसी कौन सी पिक्चर है जिससे पता चलता है कि फायर ऑफ रिवोल्ट लोगों में पहली बार जागी थी? एंड दैट वन इज पिक्चर 7, द स्पार्क्स रिवील द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट। पिक्चर 7 को देखकर हमें पता चलता है कि लोगों में पहली बार जो गुस्से की चिंगारी थी या रिवोल्ट की जो चिंगारी थी पहली बार उनमें स्पार्क हुई थी। नेक्स्ट, वर्किंग विद टेक्स्ट। Do you think the Indian princes were short-sighted in their approach to events of 1757? क्या आपको लगता है कि जो इंडियन प्रिंसेस थे वो बहुत ही शॉर्ट साइटेड, मतलब सिर्फ आसपास की चीज़ों को ही देखते थे, वो उसी मैटर पर वो ध्यान देते थे, वो फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते थे? और एंड इट्स आंसर इज द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757। यस, इंडियन प्रिंसेस जो थे वो 1757 के इवेंट के अप्रोच को लेकर बहुत ही शॉर्ट साइटेड थे, वो सिर्फ उसी मैटर से लगे रहते थे, वो फ्यूचर के बारे में, उसके कंसिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते थे कि इससे क्या होगा। दे फेल टू अंडरस्टैंड द एविल इंटेंशंस ऑफ ब्रिटिशर्स टू कैप्चर द होल इंडिया बाय हेल्पिंग देम टू विन स्मॉल बैटल्स। वो ये नहीं समझ पाए, वो इस बात को समझने में फेल हो गए कि ब्रिटिशर्स की जो इरादा था वो उन लोगों को धीरे धीरे कैप्चर करना था, क्योंकि उनके छोटे छोटे बैटल्स में वो हेल्प करके उन लोगों के मन को वो जीत लेना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस? ईस्ट इंडिया सबड्यू मीन्स कंट्रोल, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन प्रिंसेस को कैसे कंट्रोल किया?
द इंडियन प्रिंसेस वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विद ईच अदर। जो इंडियन प्रिंसेस थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे, हमेशा कभी ना कभी वो लड़ते ही रहते थे। दे कॉल्ड द इंग्लिश मर्चेंट्स टू हेल्प देम इन देयर फाइट्स, और अपनी फाइट्स को सुलझाने के लिए या फिर उनकी फाइट में हेल्प करने के लिए वो इंग्लिश मर्चेंट्स की हेल्प भी लिया करते थे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, और इसकी वजह से लोगों की शांति भी चली गई थी, क्योंकि लगातार लड़ाइयाँ होती रहती थी। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, और इस तरीके से जो राइवलरीज एनिमीज कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को की हेल्प लेकर अपने पर ही कंट्रोल करने का उनको चांस दे दिया। कोट द वर्ड्स यूज बाय राजा राम मोहन रॉय टू से दैट एवरी रिलीजन टीचेज द सेम प्रिंसिपल्स। ऐसे कौन सी लाइन है जिससे राजा राम मोहन रॉय ये बताना चाह रहे हो कि जो भी रिलीजन है सारी एक ही बात बताती है, सभी के एक ही प्रिंसिपल्स होते हैं। आंसर, अकॉर्डिंग टू राजा राम मोहन रॉय, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम। काव के कलर्स अलग अलग होते हैं मगर उनका जो मिल्क होता है वो एक ही कलर का होता है और वो वाइट होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। हर टीचर की अपनी अपनी ओपिनियंस होती है, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। लेकिन हर रिलीजन का एक ही एसेंस, एक ही कंक्लूजन होता है और वो हमें गुड पाथ में लेकर जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इंडियंस को कैसे एक्सप्लॉइट किया, कैसे उनका शोषण किया। आंसर, द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइटेड इंडियंस इन मेनी वेज। बहुत तरीक़ों से ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया। दे इम्पोज्ड हेवी टैक्सेस ऑन इंडियन फार्मर्स एंड रिड्यूस्ड इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन गुड मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड। उन्होंने सबसे पहले तो जो फार्मर्स थे उन पर बहुत ज़्यादा हाई ड्यूटी लगा दी, हाई टैक्सेस लगा दिए, और जो उनकी प्रोडक्ट आते थे इंग्लैंड से उस पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ही कम लगाया, ताकि उनकी जो प्रोडक्ट आए वो इंडिया में वो सेल कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वो अर्न कर सके। एंड इम्पोर्टेड टू इंडिया इवन दे कट द थम्स ऑफ एक्सपर्ट आर्टिशंस। और जो एक्सपर्ट आर्टिशंस होते थे उनके थम को भी वो कर दिया करते थे ताकि वो अच्छे प्रोडक्ट ना बना सकें। नेम दिस पीपल। द रूलर हु फॉट पिच्ड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग। ऐसा कौन सा रूलर था जो अपने लड़ते लड़ते ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ते लड़ते ही मर गया, वो थे। एंड आंसर इज कुंवर सिंह। सेकेंड, द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी। ऐसे कौन पर्सन थे जो अपनी सोसाइटी, अपने समाज को सुधारना चाहते थे, उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते थे। एंड आंसर इज राजा राम मोहन रॉय। थर्ड, द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ऐसा कौन से पर्सन थे जिन्होंने बोला कि जो इंग्लिश एजुकेशन है वो इंडिया में होनी ही चाहिए, या उसको इंट्रोड्यूस किया, उसकी शुरुआत की। एंड आंसर इज मैकुलरी। फोर्थ, द पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट। ऐसे कौन से लीडर्स थे जिन्होंने रिवोल्ट को स्टार्ट किया। एंड आंसर इज मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद एंड पेशवा नाना साहिब। क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन द फॉलोइंग द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन। ऐसे कौन से सोशल प्रैक्टिसेस थे उस समय जो इंडिया में फॉलो किए जाते थे। एंड आंसर इज अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, छुआछूत और बाल विवाह। सेकेंड, टू ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। ऐसे ब्रिटिश के दो ऐसी कौन सी पॉलिसीज थी जो उन्होंने बहुत ही क्रूर तरीके से लोगों पर इम्पोज किया था, ज़बरदस्ती उन पर लाद दिया गया था। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू डू अवे विथ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड। और उन्होंने क्या किया था, जो इंग्लैंड में गुड्स या प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर किए जाते थे उन पर बहुत कम ही इम्पोर्ट ड्यूटी उन्होंने लगाई थी। दिस सीवियरली अफेक्टेड इंडियन इंडस्ट्री। और इसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज़ पर बहुत ज़्यादा मार पड़ी थी। इन 1880 दे पास रेगुलेशन 3, और उन्होंने 1818 में रेगुलेशन 3 पास किया, और उसमें क्या था, एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। किसी इंडियन को वो बिना पूछे, बिना कोई रीज़न के, बिना ट्रायल के, उसे बिना कुछ पूछताछ किए ही उसको जेल में डाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3, 2 वेज इन विच कॉमन पीपल सफ़र्ड। ऐसे कौन से 2 वे थे जिसमें कॉमन आम जनता जो थी वो सफ़र कर रही थी।
आंसर इज दे लॉस देयर ओल्ड जॉब्स एंड लैंड्स, उन्होंने उनकी जॉब चली गई थी और उनकी ज़मीन भी चली गई थी। दे वर बीइंग कन्वर्टेड बाय द ब्रिटिश, और उनके रिलीजन को भी बदला जा रहा था, उनको क्रिश्चियंस में कन्वर्ट किया जा रहा था। 4 reasons for the discontent that led to the 1857 War of Independence. Discontent means dissatisfaction. ऐसे 4 रीज़न बताने हैं जिससे पता चले कि लोग डिससेटिस्फाइड थे, अनसेटिस्फाइड थे, और उसकी वजह से 1857 का वॉर हुआ था। And answers: 4 reasons for the discontent that led to 1857 War of Independence were: Indians had become slaves in their own country. जो इंडियंस थे वो अपनी ही कंट्री में गुलाम बन गए थे। सेकेंड, द ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्ट्रॉयड इंडियन इंडस्ट्रीज। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा रूइन किया था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया था। दे वर ह्यूज डिफरेंसेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंग्लिश मैन एंड द इंडियंस, और जो ब्रिटिश थे वो इंग्लिश मैन और इंडियंस के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे। द यूज़ ऑफ ग्रीस ऑन द बुलेट वॉज स्पॉइलिंग द कस्टम्स ऑफ इंडियंस, और जो बुलेट में जो ग्रीस यूज़ की जाती थी वो पिग और काऊ के फैट से बनती थी, इसकी वजह से लोगों का धर्म नष्ट हो रहा था। एंड विद दिस योर नोटबुक वर्क कंप्लीट्स। थैंक यू।